उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर आरटीआई में गजब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यकीन नहीं होता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इतना सब कुछ हो जा रहा है, किसी को खबर नहीं। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने न्यायपालिका पर बेहद गंभीर सवाल उठा दिया है और जज को नक्सल समर्थक कहने लगे, क्योंकि वही जज अब विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उधर देश भर के मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे को लेकर बड़ी गंभीर रिपोर्ट सामने आई है और अमित शाह के नए विधेयक पर सवाल खड़े करती है। एक पूर्व उपराष्ट्रपति जो कि दलित समुदाय से आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आरएसएस के घर में दरबार लगा रहे हैं। उधर एक भाजपा नेता ने ही कथित वोट चोरी के मामले में अपनी ही पार्टी की जबरदस्त पोल खोली है, वो भी एकदम चचा पीएम है हमारे स्टाइल में। तेजस्वी यादव के खिलाफ राहुल गांधी वाला खेला शुरू हो गया है, दो एफआईआर हो गई और कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल पेट्रोल का मामला भी पहुंचा है, जहां जनता की जेब काटी जा रही है और जेब काटने से जो मिल रहा है उससे करोड़ों रुपया महामानव के प्रचार में कुछ घंटे में ही फूंक दिया जाता है, यानी आपके टैक्स का पैसा। इन सभी मुद्दों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। ठंड से लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको पता है कि जिस दिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उस दिन क्या हुआ था? क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, वो चुप क्यों है, उन्हें किस बात का डर है? आखिर मामला एक संवैधानिक संस्था के ढह जाने का है और ये मोदी सत्ता का आजमाया हुआ दांव है कि हर संवैधानिक संस्था को बांह मरोड़ के रखो। मगर एक आरटीआई ने किसान पुत्र के गायब होने पर नया सवाल खड़ा कर दिया है। मोदी सत्ता के चाटुकारों ने जगदीप धनखड़ को कभी किसान पुत्र तो कभी संविधान का प्रहरी कहकर चने की झाड़ पर चढ़ाया था और धनखड़ अचानक से गायब हो गए। 21 जुलाई 2025 को जब संसद का मानसून सत्र हुआ था, धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कहा गया कि जाट पुत्र की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये तो वही घिसा पिटा बहाना है जो सत्ता के गलियारों में खेला जाता है और आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस ने इस तिस्म से पर्दा उठाने की कोशिश की है। उनकी ओर से दायर आरटीआई पर मिले जवाब ने सबको हैरान कर दिया। राष्ट्रपति भवन ने जवाब दिया है कि 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ के राष्ट्रपति से मिलने की कोई जानकारी नहीं। मतलब देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद और उस पद पर बैठे व्यक्ति के इस्तीफे की प्रक्रिया में इतनी गोपनीयता। लेकिन अजय बोस एक आरटीआई लगाकर चुप नहीं हुए। उन्होंने दूसरी आरटीआई लगाई और पूछा कि धनखड़ का इस्तीफा कब और कैसे स्वीकार हुआ। जवाब मिला कि गृह मंत्री ने 22 जुलाई को गजट में अधिसूचना जारी की। अजय बोस को खाली इतनी ही जानकारी दी गई, न कोई तारीख, न टाइम और न ही मुलाकात का कोई रिकॉर्ड। तो क्या धनखड़ ने बिना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले ही इस्तीफा दे दिया या फिर उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? क्या महामानव और उनके चाणक्य ने धनखड़ को धमका करके रास्ते से हटा दिया? ये सारे सवाल धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से ही उठ रहे हैं और मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं कि धनखड़ की तबीयत ठीक है, वो योगा कर रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, जैसे अचंता शरत कमल के द्रोणाचार्य वही हैं। मगर सूत्रों के हवाले से यह भी माना गया कि धनखड़ ने विपक्ष की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन को स्वीकार कर लिया था। ये मोशन महामानव की योजना को पछाड़ गया, क्योंकि मोदी सत्ता खुद वर्मा के खिलाफ लोकसभा में मोशन लाने की तैयारी में थी। धनखड़ ने न सिर्फ विपक्ष की बात मानी बल्कि नफरती जज शेखर यादव के खिलाफ भी पुराने मोशन का जिक्र कर दिया और ये बात मोदी सत्ता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नतीजा, धनखड़ को स्वास्थ्य कारणों का बहाना बनाकर पद छोड़ना पड़ा। सवाल यह है कि अगर स्वास्थ्य इतनी ही बड़ी समस्या थी तो धनखड़ उस दिन राज्यसभा में बैठे क्यों थे और अगले दिन की प्लानिंग क्यों कर रहे थे? उन्होंने नए सांसदों को शपथ क्यों दिलाई और अगले दिन के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग क्यों तय की थी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे हैरान करने वाला फैसला करार दिया था और कहा था कि वो उस दिन धनखड़ के साथ ही थे, वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे थे। अजय बोस की आरटीआई से साफ है कि राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय धनखड़ के मामले में बहुत कुछ छिपा रहे हैं और अगर धनखड़ सचमुच बीमार थे तो उनकी हालत 140 करोड़ भारतीयों से क्यों छुपाई जा रही है? देश जानना चाहता है धनखड़ साहब कि आप कहां हैं और आपकी चुप्पी का कारण क्या है। याद रखिए कि संवैधानिक संस्थाओं के ढहने पर शोर बिल्कुल नहीं होता। ये चाय की चुस्की के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस में ढह जाती हैं और मंदिर निर्माण हो जाता है। जनता को पता भी नहीं चलता, ईश्वर के इशारों पर सब कुछ हो जाता है और सत्ता के टॉप पर बैठे लोग खुद ही सरेंडर करवाते हैं। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर ऐसा हमला बोला है कि पूरा देश हैरान है। सुदर्शन रेड्डी विपक्षी पार्टियों के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और अमित शाह ने उन्हें टारगेट करते हुए कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम का फैसला देकर नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। अगर ये फैसला न हुआ होता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो गया होता। सोचिए कि अमित शाह किस पर सवाल उठा रहे हैं। ये सुदर्शन रेड्डी पर सवाल नहीं है, ये न्यायपालिका पर भी सवाल है। एक केंद्रीय मंत्री, वो भी गृह मंत्री, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के
एक जज पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगा रहा है और द वायर के वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने इसे टेक्स्ट बुक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा है और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 2011 में सलवा जुडूम केस में जस्टिस रेड्डी की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस अभियान को असंवैधानिक करार दिया था जिसमें आदिवासी युवाओं को हथियार देकर नक्सलियों से लड़वाया जा रहा था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार का काम सुरक्षा बलों को तैनात करना है, न कि गरीब आदिवासियों को ढाल बनाकर उनकी जान जोखिम में डालना है। यह फैसला संविधान की रक्षा करने वाला था, क्योंकि ये आदिवासियों के मानवाधिकारों की बात करता था। लेकिन अमित शाह इसे नक्सलवाद का समर्थन बता रहे हैं, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी अब इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और अमित शाह भूल गए हैं कि संवैधानिक पदों की मर्यादा क्या होती है। हालांकि इन लोगों को याद भी कब रहता है। एक वक्त में तड़ीपार हुए व्यक्ति का यह बयान सिर्फ एक जज पर हमला नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका को डराने की कोशिश भी नजर आती है कि अगर कोई जज सरकार के खिलाफ फैसला देता है उसे नक्सल समर्थक कहकर बदनाम भी किया जा सकता है। ये कैसा लोकतंत्र है जहां संवैधानिक संस्थानों को शक के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल यह है कि अमित शाह को 2011 के फैसले से इतनी ही दिक्कत थी तो उस समय कोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई। आखिर छत्तीसगढ़ में तो तब बीजेपी की ही सरकार थी और उसके बाद अब लंबा समय गुजर गया। रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 14 साल बाद पुराने फैसलों को खोदकर जज की मंशा पर सवाल उठाना कहां की नैतिकता है, या फिर ये चुनावी स्टंट है जिसका मकसद विपक्षी उम्मीदवार को अर्बन नक्सल साबित करना है। मगर बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन की करतूतों को जब आप सुनेंगे तो मुंह से यही निकलेगा कि यह आदमी तो लोकतंत्र का रखवाला कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरद पवार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद सीपी राधाकृष्णन की कलई खोल दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है और शरद पवार ने कहा कि राधाकृष्णन जब झारखंड के राज्यपाल थे तो उन्होंने क्या किया था। दरअसल राधाकृष्णन की सह पर ही केंद्रीय एजेंसियों ने हेमंत सोरेन को राजभवन से गिरफ्तार किया था। इसे ऐसे समझिए कि हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन गए और वहां पर राधाकृष्णन ने मोदी सत्ता की एजेंसियों को बुलवाकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवा दिया, जबकि हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें राजभवन में गिरफ्तार न किया जाए, वो बाहर जाकर सरेंडर कर देंगे। मगर राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात नहीं मानी और मोदी सत्ता की एजेंसियों ने राजभवन में ही हेमंत सोरेन को हथकड़ी पहना दी। ये है एनडीए का लोकतंत्र, अमित शाह का लोकतंत्र, जहां राज्यपाल संविधान का रक्षक नहीं बल्कि भाजपा का एजेंट के रूप में काम करते हैं। ऐसे आरोप लगातार लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामले पहुंचे। राजभवन का इस्तेमाल विपक्ष की सरकारों को गिराने और बदनाम करने के लिए किया जाता है। लोकसभा में अमित शाह द्वारा पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक राधाकृष्णन मॉडल का एक्सटेंशन है, जो गंभीर आरोपों में घिरे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को 30 दिन बाद हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस देश के 42% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के 31 में से 13 मुख्यमंत्रियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इनमें से 10 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप हैं। इन 10 में से 7 मुख्यमंत्री विपक्ष के हैं, 2 एनडीए के हैं और 1 बीजेपी का। मगर इस देश में योगी जैसे मुख्यमंत्री भी तो हैं जिन्होंने अपने ही खिलाफ लगे ढेर सारे केसेस को वापस करवा दिया था। और गंभीर आरोप वे होते हैं जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। इस लिस्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, एम.के. स्टालिन, एन. चंद्रबाबू नायडू, सिद्धारमैया, हेमंत सोरेन, देवेंद्र फडणवीस, सुखविंदर सिंह सुक्खू, पिनराई विजयन, सिक्किम के मुख्यमंत्री पी.एस. तमांग और भगवंत सिंह मान का भी नाम शामिल है। और राधाकृष्णन का चुनाव इसलिए भी किया गया है कि वो आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं। 16 साल की उम्र में यानी जवान होने से पहले ही आरएसएस से जुड़े और आज यही चीज उनकी सबसे बड़ी योग्यता नजर आने लगी है। तो क्या उपराष्ट्रपति का पद अब आरएसएस की भक्ति का इनाम बन गया है? शरद पवार ने 2 टूक कहा कि हम ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकते जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सिर्फ एक उदाहरण है। राधाकृष्णन का इतिहास बताता है कि वो केंद्र सरकार के इशारों पर नाचने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे में क्या वो उपराष्ट्रपति जैसे निष्पक्ष पद के साथ न्याय कर पाएंगे या फिर महामानव की कठपुतली बनकर रह जाएंगे? वैसे हमने आपको पहले दिन कहा था कि जगदीप धनखड़ गए हैं तो उनसे भी बड़े धनखड़ आएंगे। इंतजार करिए, क्योंकि राजीव कुमार गए तो ज्ञानेश कुमार आए, उनसे बड़े वाले, सरेआम झूठ बोलने वाले। मगर बात संवैधानिक संस्थाओं के सरेंडर की और मोदी शाह की जोड़ी इसे अंजाम देने में लगी हुई है। राधाकृष्णन जैसे संघीय उपराष्ट्रपति बनने को तैयार हैं क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर तलवार पूजन का हिस्सा बनने को तैयार है। विजयदशमी के दिन मोहन भागवत हथियारों की पूजा करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए रामनाथ कोविंद को न्योता भेजा गया है। यानी लाल किले से लेकर आरएसएस के मुख्यालय तक हर जगह आरएसएस का डंका बज रहा है। हालांकि साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति को यह भी बताना चाहिए कि सरदार पटेल ने 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को देश के लिए खतरा क्यों माना गया। आरएसएस ने प्रतिबंध हटाने के लिए क्या क्या मिन्नतें की थी, सिफारिशें की थी। और सबसे बड़ा सवाल, मनुस्मृति जो आरएसएस की प्रेरणा है उसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बार बार क्यों जलाया। अगर कोविंद के पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो एक दलित पूर्व राष्ट्रपति का आरएसएस के आगे
आगे सरेंडर करना क्या अंबेडकर के लिखे संविधान का अपमान नहीं है? क्या अंबेडकर की विचारधारा का अपमान नहीं है? क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, भेदभाव की बात नहीं करता, और आरएसएस इसके खिलाफ है। मगर ये दौर संवैधानिक संस्थाओं के ढहने का है, और इस लिस्ट में टॉप पर है केंचुआ और उसके कर्ता धर्ता। ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को धमकाया था कि 1 हफ्ते में हलफनामा दो, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और अब 1 हफ्ते का समय पूरा होने वाला है, मगर भाजपा खुद ही साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप सही है। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के आरोपों में दम है, और तब से ज्ञानेश कुमार को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट का रिजल्ट सवालों के घेरे में है। और राहुल गांधी के आरोपों पर मुहर केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन ने लगाई। गोपाल कृष्णन ने खुलेआम कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए जहां चाहेगी वहां मतदाता सूची में वोटर जोड़ेगी, चाहे उस वोटर को जम्मू कश्मीर से लाना पड़े या कहीं और से। इसे कहते हैं 56 इंच की छाती, यानी खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है। जो करना है डंके की चोट पर करेंगे। और याद रखिए कि अगर बीजेपी में अंदर खाने कुछ चल रहा होता है तो वो ऐसे ही छोटे नेताओं के जबान से बाहर निकलता है। पार्टी का आला कमान एकदम संत बनकर घूमता है, और बिहार के एसआईआर को जायज ठहराने के लिए अमित शाह कह देते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था, 2061 में हुआ था, और 2070 में भी हुआ था। यह लोटा 2070 तो अभी 45 साल दूर है, मगर नॉन बायोलॉजिकल के साथ होने का कुछ तो असर होता ही है। गोपाल कृष्णन ने कहा कि अगर कोई कश्मीरी चाहता है कि गोपाल कृष्णन अपना चुनाव जीतें तो वो 1 साल विधानसभा क्षेत्र में रहेगा और फिर भाजपा उसका नाम वोटर लिस्ट में डाल देगी। हमने कहा था ना कि यह है 56 इंच वाली बात, यानी देश के कोने कोने से लोगों को ले जाकर गोपाल कृष्णन उन्हें केरल में बसाएंगे और फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। मगर 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कम से कम 20 लाख वोटों की जरूरत होगी, क्योंकि 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले महाराष्ट्र में ये खेला करने के लिए 70 लाख से ज्यादा वोट जोड़े गए थे। मजेदार बात यह है कि गोपाल कृष्णन ने ये बात उन सवालों के जवाब में कही जब त्रिशूर लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर सवाल किया गया था। यानी चच्चा प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो डर किस बात का। हालांकि लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बसाना संभव नहीं है, मगर इसका भी तो उपाय होगा। अमृतकाल है भाई, सब कुछ मुमकिन है। इसलिए वोटर लिस्ट में हजारों फर्जी नाम जोड़े जाते हैं, जैसे बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा में हुआ था। कथित रूप से 1 लाख फर्जी वोटर मिले। जैसे महाराष्ट्र की पनवेल विधानसभा में 85,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले। उरण विधानसभा में 27,000 से ज्यादा, एरोली में 16,000 से ज्यादा, और अब बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी यही होता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, केरल में बीजेपी का नेता खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वो फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव जीतेगा। सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार चुप क्यों हैं? हलफनामा क्यों नहीं मांग रहे भाजपा नेताओं से? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं चुनाव आयोग? जबकि सच्चाई यह है कि गोपाल कृष्णन का बयान सिर्फ एक नेता का बड़बोलापन नहीं, बल्कि एक सिस्टमेटिक साजिश का हिस्सा नजर आता है। और ये वही साजिश है जिसकी बात विपक्ष कर रहा है, जिसके दम पर 2024 का चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत लिया गया। बावजूद इसके केंचुआ की हिम्मत नहीं है कि वो गोपाल कृष्णन के खिलाफ एक्शन ले ले, जबकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है, और लालू के लाल का अपराध यह है कि उन्होंने एक कार्टून में मोदी की रैली को जुमलों की दुकान कह दिया। क्या विपक्ष की आवाज दबाने का ये हथियार है एफआईआर? क्या आप देश में कार्टून शेयर करना भी अपराध है? माने अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगा सकते हैं, मगर तेजस्वी यादव को एक कार्टून पोस्ट करने का भी हक नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है जहां अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए? तेजस्वी का कार्टून सिर्फ एक व्यंग था, लेकिन बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय अपमान बता दिया। सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी कमजोर है कि एक कार्टून से डर जाती है? क्या महामानव इतने डरपोक हैं, एक कार्टून भी बर्दाश्त नहीं कर पाते? मगर यही तो अमृतकाल है, यही तो न्यू नॉर्मल है। उधर बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से मोदी नीतीश की जोड़ी इतनी डरी हुई है कि लाइट काट दी जाती है ताकि राहुल गांधी भाषण न दे पाए। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। वोट चोर याद रखें, हम एक भी वोट चोरी होने नहीं देंगे। और राहुल गांधी के साथ खड़े अग्निवीर का आरोप है कि मोदी सत्ता ने सेना बदल दी। क्या नरेंद्र मोदी चीन और पाकिस्तान से कहेंगे कि वे अपनी सेना की गोलियों को बदल दें? यह सवाल राहुल गांधी से मिले अमरनाथ अग्निवीर का था। यह युवा अब बेरोजगार है और अपने लिए न्याय मांग रहा है, क्योंकि हाथ की उंगली कटने के बाद उसे घर भेज दिया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में नया तमाशा शुरू हो गया है। निशाने पर कांग्रेस। जाहिर है कि राहुल गांधी के खुलासों और बिहार की यात्रा से सत्ता परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है। पीआईएल में मांग की गई है कि कांग्रेस को बतौर राजनीतिक दल डी रजिस्टर कर दिया जाए, यानी कांग्रेस से चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए, इसे एक पार्टी के तौर पर पहचान न दी जाए। और तो और वोट चोरी कैंपेन की जांच के लिए एसआईटी बनाया जाए। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला लेता है। लेकिन इतना तय है कि ये पीआईएल कोई जनहित में नहीं, बल्कि सत्ता के हित में दायर और केंचुआ के हित में दायर की गई है। राहुल गांधी ने मोदी सत्ता
सत्ता के कान खड़े कर दिए हैं और बिहार की सड़कों पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। वैसे ये नारा संसद में भी गूंज गया है, मगर न्याय सिर्फ सत्ता के दलालों को नहीं चाहिए, न्याय आम आदमी को भी चाहिए। उन्हें भी चाहिए जो एथेनॉल पेट्रोल यूज कर रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़ी एक PIL ने नितिन गडकरी की नींद उड़ा दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मोदी सत्ता का 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 को अनिवार्य करना गलत है। लाखों लोगों की गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए नहीं बनी है। ये पेट्रोल गाड़ियों का माइलेज कम करता है, इंजन के पुर्जों को खराब करता है। याचिकाकर्ता की मांग है कि सरकार एथेनॉल मुक्त पेट्रोल भी बेचे और E20 पेट्रोलों पर साफ साफ लिखा हो कि इसमें मिलावट है, वो भी एथेनॉल की। और ये मामला सिर्फ पेट्रोल का नहीं बल्कि जनता की जेब और अधिकारों का भी है, क्योंकि E20 पेट्रोल से अगर लोगों को नुकसान हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और ये PIL इस बात का सबूत है कि मिडिल क्लास का धैर्य अब जवाब देने लगा है। मगर इस भ्रम को बनाए रखने के लिए गुजरात में मोदी की तारीफ में 8 करोड़ से ज्यादा सिर्फ प्रचार में फूंक दिए गए, क्योंकि महामानव 23 साल से सरकार में है, पहले गुजरात और अब दिल्ली में। लेकिन 23 साल के सफल नेतृत्व का जश्न कौन मनाता है भाई? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल समझ में आता है, 23 साल ये कब से शुरू हो गया? अरे यही तो न्यू नॉर्मल है। और है कौन जो ये सवाल पूछेगा कि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है कि नहीं? लोया कांड याद है कि नहीं? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तारीफ नहीं होनी चाहिए। मगर किसे फर्क पड़ता है, सत्ता तो सत्ता है। और जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो संवैधानिक संस्थाओं का फैसला महज एक कागज का टुकड़ा होता है और कुछ भी नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।